हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा आज हम करते हैं आगे क्वेश्चन 11 से। बेटा अब मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही प्यारा और बेहतरीन क्वेश्चन है। आज क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे एक शब्द लिखा है ट्रांजैक्शन, ट्राइसेक्शन, इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो गया है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से समझना, ध्यान से करना। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट मजा आएगा करने में और पेपर में आएगा, बहुत स्कूलों में आएगा। लेट पी क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। क्या कहता है? एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है। जब लाइन की बात चली है तो थोड़ी लाइन ही ले लेते हैं फिर हम। तो जी ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है। अब वो कहता है कि P और Q जो पॉइंट्स है ट्रांजैक्शन के हैं ए बी के, मतलब A यहां रहता है, B यहां रहता है और P और Q कोई दो बीच के पॉइंट है, लेकिन यहां पे लिखा हुआ है विद P इज क्लोजर टू A। P जो है वो A के क्लोजर है, मतलब तकरीबन यहां रहता होगा, और Q जो है वो B का क्लोजर है, यानी कि यहां रहता होगा। और यहां पे एक शब्द लिखा है ट्राइसेक्शन। अब ट्राइसेक्शन का मतलब समझ लो। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। इक्वल पार्ट्स यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तीनों इक्वल है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, यानी कि इक्वल पार्ट्स है। यूजिंग योर नॉलेज, क्या ना, अपनी नॉलेज को यूज करो। तो नॉलेज को यूज करो का मतलब तो ये है कि हमने इस चैप्टर में क्या सीखा है। हमने इस चैप्टर में दो ही चीज सीखी है, एक तो मिड पॉइंट और एक डिस्टेंस फॉर्मूला, और तो कुछ सीखा ही नहीं। तो उसी नॉलेज को यूज करना पड़ेगा। Using your knowledge of how to find the coordinates of the midpoint of the segment, वो कह रहा है इस P और इस Q के midpoint निकालो। How would you find the coordinate of P and Q? ये P और Q के midpoint कैसे निकालोगे? Do this the case A is 4 7, A की वैल्यू है 4,7 और B की वैल्यू है 16,-2। लो जी, मस्त जबरदस्त क्वेश्चन, मस्त और जबरदस्त, ठीक है। मतलब एक बार P के और एक बार Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स x y निकालने। फैबुलस क्वेश्चन। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करते हैं, देखो बढ़िया क्वेश्चन तो है तो मजे तो आएंगे तुम्हें, लेकिन तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो अब इस क्वेश्चन के दो केस बना लेते हैं, केस 1 और एक बना लेते हैं केस 2। अब केस 1 केस 2 क्यों मैं बताता हूं। मैं क्या करता हूं, एक ये लाइन डाल देता हूं मैं, एक ये लाइन डाल देता हूं। अब सुनो, ये केस 1 केस 2 का क्या सीन है। केस 1 का मतलब समझो क्या होता है। ए ये रहा 4,7, P ये रहा, Q ये रहा। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, मैं क्या करने जा रहा हूं। मेरे को पता चल गया कि ये सब इक्वल है, तो P जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। P किसका मिड पॉइंट होगा? A और Q का। मैं यहां लिख देता हूं कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू। ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, अगले पेज तक जाएगा, ठीक है। अब मैं ले रहा हूं P, यहां ले रहा हूं P, यहां पे ले रहा हूं मैं Q और यहां पे ले रहा हूं मैं B। B के पॉइंट है 16,-2। बस यही दे रखा है। देखो ये इक्वल है, तो मैंने क्या किया, केस 2 बना दिया। एक बार इसको छुपा दिया मैंने, तो APQ ले लिया, एक बार मैंने PQB ले लिया, PQB। दो केसेस अलग अलग बना लिए। अब समझो, यहां पे PAQ का मिड पॉइंट है और यहां पे जो Q है वो किसका मिड पॉइंट है? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB। Q PB का मिड पॉइंट है। अब हमें क्या ढूंढना, हमें PB ढूंढना है, QB ढूंढना है। अब देखो कैसे करना है। अब उसको भूल जाओ, पहले इधर बात करते हैं। A दिया हुआ है, हम सबको पता है हम A को क्या नाम देते थे, x1 y2, ठीक है। इसको हम क्या नाम देते थे हमेशा, x2 y2, यही नाम देते थे, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इजी, थोड़ा सा क्वेश्चन को इजी कर लेते हैं। P के पॉइंट को हम x1 y1 नाम दे देते हैं, x1 और y1। यहां पे भी x1 और y1 और Q का पॉइंट x2 y2, तो यहां पे हमने Q के पॉइंट को x2 y2 दे दिया, है ना। क्योंकि अगर मैं P को यहां पे x1 y1 लूंगा तो वहां भी वही लेना पड़ेगा, और Q का अगर पॉइंट x2 y2 होगा तो वहां पे भी वही लेना पड़ेगा। तो यहां तक अगर ओके है तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बस लेंथी है लेकिन क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ट्राइसेक्शन के अंदर एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। P AQ का मिड पॉइंट है, Q PB का मिड पॉइंट है। अब तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना तो आपके बाएं हाथ तक ये ऐसे ऐसे करो, लग जाएगा। कैसे लगता था याद करो, ये जो वैल्यू होती थी, ये वाली है ना,
q अगर ये वाली जो पॉइंट होता था x1 वो किसके इक्वल होता था, ये वाला पॉइंट किसके इक्वल होता था 4 प्लस x2 अपॉन 2। चेक कर, यही तो मिड पॉइंट कहता है कि इतनी देर से हम मिड पॉइंट पढ़ा रहे हैं कि ये जो पॉइंट होता है वो इसके और इसके हाफ के इक्वल होता है, एवरेज कहते हैं उसे। ऐसी y1 किसके इक्वल आएगा, y1 किसके इक्वल आएगा 7 प्लस y2 अपॉन 2। बस मैंने यही छोड़ दिया मैंने, ये लो यही छोड़ दिया भाई, कुछ किया ही नहीं मैंने। ये तुम्हारे लिए ये लो, ये आ गई हमारी x1 की वैल्यू, ये लो खत्म, और ये आ गई मेरी y2 की वैल्यू। बस मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने वही किया मिड पॉइंट फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया था, बट इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। बस खत्म। अब उधर आ जाओ। अब x2 किसके इक्वल होगा, दिमाग लगाओ, जो x2 है वो किसके इक्वल होगा x1 प्लस 16 अपॉन 2 इधर, और इसको दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके x2 आएगा। और अपना जो y2 होगा वो किसके इक्वल आएगा, ये वाला y2 किसके इक्वल आएगा y1 प्लस, और यहाँ है माइनस, तो -2 अपॉन 2। y1 प्लस y2 होता है ना, लेकिन यहाँ -2 वैल्यू है तो -2 आ गया। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, और यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई। यहाँ तक पहले पसंद कर लो, क्वेश्चन खत्म होने वाला है। अगर तुम्हें पसंद आ गया तो ठीक है। अब यहाँ देखो ये वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, x1 इसके इक्वल y1 इसके इक्वल, यहाँ से भी मैं x1 की वैल्यू निकालूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, 2 पर चला गया 2x2 x1 प्लस 16 को इधर बुला लो, 2x2 माइनस 16 इज इक्वल्स टू x1। चेक करो 16 इधर आ गया। ऐसे देखो इसको क्रॉस करो, 2 इधर गया, 2y2 y1 माइनस 2 को इधर बुला लो, 2y2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू y1। चेक करो, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। क्वेश्चन खत्म होने वाला है। देखो क्वेश्चन खत्म होने वाला है। देखो ये x1 ये y1, ये भी x1 ये भी y1। देखो ध्यान से x1 y1, तो इससे क्या पता चलेगा बेटा, x1 की वैल्यू है 2x2 16। इस x1 की जगह पे डाल दूं 2x2 16। सोचो एक बार, x1 इसके इक्वल, तो ये दोनों क्या हो गए इक्वल। इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड को देखो x1 इक्वल टू दिस, ये x1 की वैल्यू है। इस वैल्यू को उठा के यहां डालूंगा ना x1 की जगह पे। दोबारा सुनो, ये x1 की वैल्यू है 2x2 16, इसको यहां लिख देता हूं तो क्या आएगा 2x2 16। मैंने इस x1 की वैल्यू लिख दी, और ये तो है ही 4 प्लस x2 अपॉन 2, 4 प्लस x2 अपॉन 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस कर दो, कितना आ गया 4x2 माइनस 32, 4 प्लस x2, 4x2 माइनस x2 इज इक्वल टू 4 प्लस 32, ये इधर चला गया। ये कितना बच गया 3x2 इज इक्वल टू 36। तो x2 की वैल्यू आ गई 36 अपॉन 3, यानी कि x2 की वैल्यू आ गई आपकी 12। x2 आ गया 12, x2 12 आ गया। अब देखो x1 कितना था, x1 था 4 प्लस x2 अपॉन 2, x1 था 4 प्लस x2 अपॉन 2, 4 प्लस x2 अपॉन 2। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू 12 आई थी, यहाँ पे प्लॉट कर दो तो 4 प्लस 12 अपॉन 2 16 अपॉन 2, यानी कि 8, यानी कि x1 की वैल्यू आ गई 8। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो दोबारा देखो, दोबारा क्या देखो, ये देखो दोबारा y1 की वैल्यू, वो देखो y1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू क्या बेटा 2y2 प्लस 2, तो यहां y1 की जगह पे लिख दो 2y2 प्लस 2, 2y2 प्लस 2 फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ। दोबारा देख लो, y2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू है 2y2 प्लस 2, तो यहां y1 की जगह पे डाल दो 2y2 प्लस 2, 2y2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है 7 प्लस y2 अपॉन 2, 7 प्लस y2 अपॉन 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 पर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 4y2, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, 7 प्लस y2 एक तरफ 4y2 माइनस y2 7 माइनस 4, 3y2 इज इक्वल्स टू 3,
तो y2 की वैल्यू आ गई 3/3 यानी कि y2 की वैल्यू आ गई 1, y2 आ गया, y2 आ गया। अब y2 आ गया तो y1 कैसे आएगा, देखो चाहे यहां डाल दो चाहे यहां डाल दो, देखो y1 किसके इक्वल है 7 + y2/2 के, y1 किसके इक्वल है 7 + y2/2 के, y2 की वैल्यू 1 इसमें प्लॉट कर दो तो y1 कितना आ गया 8/2 यानी कि 4, तो y1 की वैल्यू आ गई, y1 भी आ गया, y1 भी आ गया, x1 भी आ गया ना x1 और y1, तो x1 y1 मेरा कौन था, देखो p पॉइंट था x1 y1, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, p हमारा था x1 और y1, तो हमारे पास x1 आ चुका है 8, y1 आ चुका है 4 और q हमारा था x2 y2, तो x2 आ चुका है देखो यहाँ पे 12 और y2 आ चुका है 1, q यानी कि 12,1। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल ए कैटेगरी का है भैया, इसे 2 बार कर लेना क्योंकि 9th क्लास में ना बचपना कूट कूट के भरा होता है, ठीक है। अभी तक आप देखते हो सिर्फ सीधे सीधे क्वेश्चन, अब वैल्यूज बदलेगी, चीजें बदलेगी, कॉन्सेप्ट बदलेगा, तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मेरे पास इसको सॉल्व करने का एक और मेथड था, उसका नाम होता है सेक्शन फॉर्मूला, बट वो मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, ठीक है, वो अभी तक तुम्हारे कोर्स पे नहीं आया, ठीक है। आपको इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मेरी रिक्वेस्ट है 2 बार करना, ठीक है, 2 बार जरूर करना, तब जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगला क्वेश्चन, हम 11 कर चुके हैं, 11 बहुत बढ़िया। 12th क्वेश्चन, थोड़ा बड़े क्वेश्चन है भाई, मेहनत तो लगेगी। 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, गिवन द पॉइंट ए बी सी शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल, दे लाई ऑन अ सर्कल, लाई ऑन अ सर्कल का मतलब समझ लो, ये एक सर्कल है, ठीक है, लाई का मतलब होता है ऑन दी सर्कल, ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है, मतलब ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, एक होता है लाई ऑन द सर्कल, एक होता है इनसाइड मतलब अंदर, एक होता है आउटसाइड मतलब बाहर। शो करो ये तीनों पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल है, सर्कल के जिसका सेंटर ओरिजिन है, यानी इसका सेंटर दे रखा है ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0, ठीक है 0 0, कहां गया ये हमने बना दिया सर्कल। अब देखो ओरिजिन इसका सेंटर है, ये तीनों पॉइंट लाई है, यानी कि मान लो ए पॉइंट ये है 1,-8, मान लो ये बी पॉइंट है, ये है आपका -4,7 और ये सी जो है वो है -7,-4। कह रहा है गिवन द पॉइंट दिस शो दैट दे लाई ऑन द सर्कल के whose center is the origin, what is the radius of the circle के, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, यानी कि रेडियस, यार सीधी बात है, निकालो ना डिस्टेंस फॉर्मूला से OA की वैल्यू निकालो, क्या दिक्कत है, OA निकालो, OA कैसे निकलेगा, O के पॉइंट कितने हैं 0 0, A का पॉइंट कितना है 1,-8। अरुण सर ने क्या सिखा रखा है, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा, तो OA का फॉर्मूला सबको पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो OA कितना आ गया, और बता देंगे कुछ बच्चे तो अब 1 - 0 -8 - 0 का स्क्वायर, 1 - 0 is 1 -8 का स्क्वायर is 64, this is √65 यूनिट्स, OA आ गया √65, ठीक है, लेकिन सारे निकालने पड़ेंगे, शो करना है कि लाई करते हैं, तो OA निकला खत्म। अब ऐसे क्या निकालोगे, केस फर्स्ट हो गया, अब आप OB भी निकालोगे, OB O और B, तो OB कैसे निकलेगा, वैसे निकलेगा x2 - x1 -4 - 0 का स्क्वायर 7 - 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, चेक करो ये भी √65 यूनिट्स आ गया। फिर केस थर्ड पे आ जाओ, O है 0 0, अब C ले लो -7 और -4, अब OC क्या होगा, x2 - x1 -7 - 0 का स्क्वायर -4 - 0 का स्क्वायर
-7 का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर यानी कि 49 और 4 का स्क्वायर 16, ये भी आ गया √65 यूनिट्स। तो क्या देखा आपने, क्या देखा, दिस इज √65, दिस इज √65, दिस इज √65। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ABC लाई ऑन द सर्कल, ABC A B and C lie on the circle। जो तीनों पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है, एज दे आर, क्यों है, एज दे आर एट इक्वल डिस्टेंस। तीनों का डिस्टेंस देखो सेम है, तीनों का डिस्टेंस सेम है, तो तीनों का डिस्टेंस सेम है, √65 तो रेडियस कितना आ गया, √65। तो रेडियस ऑफ सर्कल जो उसने के से नोट किया था, दिस इज √65 यूनिट्स। अगला पार्ट क्वेश्चन, गिवन द पॉइंट D -5,6, कह रहा है एक पॉइंट है -5,6 और एक E पॉइंट है 0,9, एक और पॉइंट है, चेक करो वेदर D एंड E लाई विद इन द सर्कल। क्या ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सर्कल के अंदर है, लाई विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर है, या ऑन द सर्कल, या सर्कल में है, या आउटसाइड द सर्कल, या सर्कल के बाहर है। तो कैसे पता चलेगा, मतलब डी पॉइंट कहां है, डी पॉइंट यहां है, ये है डी पॉइंट, या डी पॉइंट ऑन द सर्कल है, या डी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है। ऐसे ई पॉइंट कहां है, ई पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, ऑन द लाइन है, या आउटसाइड द सर्कल। आपको बताना है कहां रहता है ई पॉइंट। गिवन द पॉइंट डी एंड ई, आपको बताओ डी और ई पॉइंट कहां रहते हैं, यहां यहां यहां, या अंदर बाहर, या ऑन द लाइन। तो सिंपल सी बात है ना यार, डी पॉइंट आपको दे रखा है -5,6 है ना, मैं ओ और डी के बीच का डिस्टेंस निकालता हूं, डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस √65 से ज्यादा आ गया तो बाहर रहता है, √65 आ गया तो ऑन द लाइन, क्योंकि √65 तो हमें पता चल गया कि इसका रेडियस √65 है, और √65 से कम आ गया तो अंदर रहता है। बहुत सिंपल है, तो हमारा आंसर तो आ गया है सेकंड पार्ट का। ओरिजिन तो हमारे पास पहले से दे रखा था, ओ एक पॉइंट मेरे पास है -5,6, -5,6, तो हम निकालेंगे वही ओडी, इससे डिस्टेंस फॉर्मूला। इस चैप्टर में अभी तक आप सीख ही क्या रहे हो, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। -5 में से 0 गए -5, -5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया 61। √61 जो है वो √65 से छोटा है, क्योंकि हमारा जो रेडियस था वो √65 था, यानी कि डी पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, क्योंकि जो सर्कल बना था इस सर्कल का रेडियस था √65 और जो डी पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है √61, तो ऑब्वियस है जो डी पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है। अब हमारा लास्ट पार्ट इसका जो रह गया उसमें क्या है, उसमें एक और पॉइंट है E, वो है 0,9। तो देख लेते हैं 0,9 कहां रहता है, सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला तो टिप्स पे भाई अब आपके, x2 - x1 और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो OE = 0 का स्क्वायर 0, 9 का स्क्वायर 81, यानी कि एक तरीके का √81 है बच्चे, बस इतना ही रख दो, बाहर मत दिखा रहा उससे। √81 बड़ा होता है √65 से, इसका मतलब ये √65 था, √81 का मतलब हो गया बाहर, है ना, क्योंकि 65 से बड़ा तो √81 को 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता चल जाएगा, कंपेयरिंग अच्छी हो जाएगी। √65 यहां तक है तो √81 बाहर ही होगा, यानी कि ई पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल, जो ई पॉइंट है वो सर्कल से बाहर होगा। खत्म क्वेश्चन, डन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भाई 13 क्वेश्चन, हाथ जोड़ लेना इसके आगे, ठीक है। मतलब अगर किसी की टीचर ने उसको बच्चे को घुमाना है तो ये है सबसे जबरदस्त क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके उसका कोर्स का अभी तक के चैप्टर का, ठीक है। आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं इसको आंसर नंबर 13 लिख रहा हूं और यहां पे लिख रहा हूं AAA। और मैं तो यार आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, है ना, रिक्वेस्ट कि भैया इस क्वेश्चन को 3 बार कर लेना, 3 बार। मैं बहुत कम क्वेश्चनों पे लिखूंगा, 2 बार कर लेना, 3 बार कर लेना, ट्रस्ट करो। 2-3 बार नहीं किया तो पेपर में निकलने वाला नहीं है तुम लोगों से, ठीक है, निकलने वाला बिल्कुल नहीं है।
छोड़ दो, सपना ही छोड़ दो। तो आपको पहले इसके बताया जा रहा है कि आप मेहनत करो, ठीक है। आओ क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, वो कह रहा है ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है जी। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। हम सबको पता है एबीसी होती है वर्टेक्सेस। क्या होती है एबीसी? वर्टेक्सेस, ठीक है। वो कह रहा है मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, ये जो ट्राइंगल की साइड्स है ए बी, ए सी और बी सी, इसके मिड पॉइंट्स जो है वो है डी, ई और एफ। मतलब ए बी का मिड पॉइंट है डी, बी सी का मिड पॉइंट है ई और ए सी का मिड पॉइंट है एफ। ये इसके मिड पॉइंट्स है, मिड पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। दोबारा पढ़ लो, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल दे दिया गिवन दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ डी ई एफ। वो कह रहा है डी का मिड पॉइंट जो है वो है 5,1, ई का जो है वो है 6,5 और एफ का है 0,3 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब हो गया कि ये डी का है, ये ई का है, ये एफ का है। पहले डी फिर ई फिर एफ। रिस्पेक्टिवली मतलब आगे पीछे नहीं कर सकते। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिड पॉइंट्स दे दिए इस बार। कह रहा है ए बी सी की वर्टेक्सेस निकालो, वर्टेक्स। तो ए की वर्टेक्स ले लो x1 y1, बी की ले लो x2 y2 और सी की ले लो x3 y3। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन लेंथी है। ये क्वेश्चन मैंने अपना नाम ही लिख दिया भाई बीच में, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ के मत जाना, ठीक है। टीचर्स देंगे, टीचर्स देंगे एबीसी। चले स्टार्ट करें। बस इसके लिए क्या आना चाहिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला। आओ जी, डी इज द, देखते रहो, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी ए बी का मिड पॉइंट है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। और तीसरा एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। तीनों लिख दिए। कौन कौन किसका मिड पॉइंट है, अब डी से बात करते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला तो सबको आता है। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, इसके और इसके, x1 प्लस x2। मैं सिखा चुका हूं, बहुत 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 मेहनत कर चुका हूं मैं इसके ऊपर, ठीक है। तो 5 किसके इक्वल होगा, 5 x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी कि 5 किसके इक्वल होगा, यानी कि 1 किसके इक्वल होगा, ये होगा 1 किसके इक्वल होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट आपको मैं बहुत मेहनत से सिखा चुका हूं भाई, इन दोनों का प्लस करके डिवाइड कर दो, क्रॉस कर दो, क्रॉस। ये आ गया 10 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, ये हमारी आ गई पहली इक्वेशन। 2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब यहां देखो e जो है वो bc का मिड पॉइंट है, bc का। तो 6 किसके इक्वल हो गया, 6 किसके इक्वल हो गया, 6 हो गया x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 अपॉन 2। और y5 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैं बहुत छोटा छोटा लिख रहा हूं, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, 5 किसके इक्वल हो जाएगा, y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 अपॉन 2। क्रॉस करो, ये कितना आ गया देखो, 12 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x3 और क्रॉस करो तो 10 किसके इक्वल आ गया, y2 प्लस y3। पहुंच गए यहां पर। अभी ये भी बचा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं एक ही स्क्रीन पे आ जाए, कोशिश कर सकता हूं, बट देखते आता है कि नहीं आता। यहां जगह ही नहीं बची मेरे पास, अब मैं क्या करूं, एक काम करूं, इसका पॉइंट अंदर लिख देता हूं 5,1। चलो अब यहां पे देखो, अब f जो है वो इसका मिड पॉइंट है। तो 0 किसके इक्वल होगा, 0 किसके इक्वल होगा, x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 अपॉन 2। और y किसके इक्वल होगा, y सॉरी y नहीं, सॉरी 3 किसके इक्वल होगा, 3 y1 प्लस y3, 3 होगा y1 प्लस y3 अपॉन 2। चेक करो, सिर्फ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं लगाया। क्रॉस करो, 2 0 का 0, x1 प्लस x3, क्रॉस करो 6 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y3। ये करा, ये किया। बहुत छोटा छोटा लिखा है ताकि मैं चाह रहा था एक ही स्क्रीन पे आ जाए, इसलिए मैंने बहुत छोटा छोटा लिख दिया।
कुछ नहीं किया, एक बार इसमें मिड पॉइंट लगाया केस 1, एक बार इसमें लगाया केस 2 और एक बार इसमें लगाया केस 3। तीन मिड पॉइंट थे, तीनों मिड पॉइंट लगा दिया। अब यहां देखो, ये ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसे ले लो 2, इसे ले लो 3, इसे ले लो 4, इसे ले लो 5, इसे ले लो 6। 6 इक्वेशन बनी है। पहली बार आई होगी तुम्हारी लाइफ में 6 इक्वेशन। अब वैल्यूज निकालिए, कैसे निकालें, इसकी सबसे शॉर्टकट ट्रिक सिखा दूं तुम्हें। देखो एडिंग, जिन जिन में x है उनको ऐड कर दो। x किस में है? एडिंग फर्स्ट पहली में, थर्ड में और फिफ्थ में। एडिंग फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, इनको ऐड कर देते हैं। और यहां लिख रहा हूं एडिंग y किस किस में? 2 में, 4 में और 6 में। मैंने क्या किया, x1 मतलब ये x वाली टर्म और x वाली टर्म तीनों को ऐड कर रहा हूं, और y और y वाली ऐड करूंगा। तो देखो क्या होगा, देखना है, देखो x1 प्लस x2, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10 है। यहां देखो x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 12 है, और x1 प्लस x3 0 है। x1 प्लस x3 0। मुझे ये तीन टर्म्स को ऐड करना है, ऐड तो क्या बनेगा, देखो x1 एक ही रहा, x1 एक ही रहा, तो हो गए 2x1, 2x1, x2 एक ही रहा, x2 एक ही रहा, तो कितने हो गए 2x2, एक x3 ये रहा, एक x3 ये रहा, तो कितने हो गए 2x3। 10 और 12 22, 22 और 0 22, तो ये आ गया 22 के इक्वल। 2x1 2x2 2x3 है, तो 2 मैं कॉमन ले सकता हूं, तो क्या बचा x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 22। 2 इसके नीचे चला जाता है बेटा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन गया x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11। पहली बार तुम्हारी लाइफ में आ रही है इतनी सारी इक्वेशन, 7वीं इक्वेशन आई है और यहां आंसर नहीं आया। ऐसी नहीं समझ में आया तो यहां देखो, अब 2 4 और 6 को देखो, आराम से देखो 2 4 6 को। ये रहा सेकंड इक्वेशन, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2, और y वाली कौन सी थी, ये वाली थी, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 10, और एक कौन सी ये थी, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6। इन सबको भी ऐड करना है। दोबारा देख लो ऐड कैसे करोगे, ये y1 है और यहां y1 है, दो y1 है तो 2y1, यहां y2 है, यहां पे y2 है, तो कितने हो गए 2y2, y3 और y3 है, तो कितने हो गए 3y3, ओ 2y3। अब देखो 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 आ गया यहां पे, 2 2 2 2 कॉमन आ गया, सेम जैसे इधर आया था, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 18। अब 2 को इससे डिवाइड कर देंगे तो बेटा इक्वेशन क्या आने वाली है, क्या आने वाली है, y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 9, 9, ये 9 है बेटा, 9, ये आ गई इक्वेशन नंबर 8। 8 इक्वेशन आ गई भाई। क्या लिखा था, 3 बार करना है सर, एक बार ही नहीं हो रहा बेटा, 3 बार निकालेगा तो पेपर में निकलेगा, नहीं तो निकलेगा ही नहीं तेरे से, क्योंकि तुम्हारा बेटा अभी बचपना चल रहा। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, ये इक्वेशन आ गई, मैं नेक्स्ट पेज पे ला रहा हूं, x1 x2 x3 11, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 11, एक इक्वेशन आई है, y1 y2 y3 9, आंसर आ गया बस, y1 y2 y3 इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर 7 है, ये इक्वेशन नंबर 8 है, आंसर आ गया बस। अगर आप यहां तक पहुंच गए तो आंसर आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर मैच कर लेते ना एक बार, 11 बिल्कुल सही चल रहा होगा, ठीक है बिल्कुल सही चल रहा होगा। अब देखो घबराना नहीं, अब तो आंसर आ गया, पहले तीनों के मिड पॉइंट निकाले, एडिंग एडिंग खत्म। अब देखो x1 और x2 की क्या वैल्यू है बेटा, यहां पे x1 और x2 दोनों मिला के 10 है, ठीक है। देखो पुट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, लिखा तो है क्वेश्चन में कि x1 x2 दोनों 10 है, तो अगर मैं x1 और x2 की जगह पे 10 लिख दूं, 10 प्लस x3 इज इक्वल टू 11, तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई, 11 माइनस 10, लो जी मुबारक हो, x3 आ गया, x3 आ गया, आ गया x3, खत्म, x3 आ गया, x3 आ गया। अब आगे चलो कुछ और ले लो, देखो x2 प्लस x3 12 थे, x2 प्लस x3 12 थे, है ना, गिवन है कि x2 प्लस x3 कितने हैं, कितने थे, कितने थे, कितने कितने कितने, x2 प्लस x3 12 थे, 12, तो यहां लिख दो 12, कुछ भी लिख दो, x3 की वैल्यू 1 है, तो x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 12, तो x2 वैल्यू कितनी आ गई 11, x2 भी आ गया, x2 आ गया, x3 आ गया, ये दोनों वैल्यू किस पे डालनी है, इधर डाल दो, इधर डाल दो,
अरे किसी भी इक्वेशन में डाल दो, x वाली इक्वेशन में आंसर आ जाएगा किसी भी इक्वेशन में। देखो x1 x2 10 थे, गिवन x1 और x2 मिला के 10 थे, है ना, x1 x2 मिला के 10 थे, तो x2 11 दे रखा है, पुट x2 इज इक्वल टू 11, तो x1 प्लस 11 इज इक्वल टू 10, तो x1 की क्या वैल्यू आ गई -1, तीनों आ गए, तीनों देख लो, तीनों आ गए। ये निकलना जरूरी था कि तीनों किसके इक्वल थे। अब तुम्हारा जो दिल करे वो करो, देखो y1 y2 2 है, y2 y3 10 है, y1 y3 6 है, तीनों में से कोई भी इक्वेशन डालो जो तुम्हारा दिल करे, जो दिल करे। ये वाली, अरे यार क्या हो गया, ये वाली उठा लो, ये वाली उठा लो, ये वाली उठा लो, ये वाली उठा लो, जो उठानी उठा लो। y1 y2 2 है, y1 y2 2 है ना, पुट y1 प्लस y2 2 है, दे रखा है, इस y1 और y2 की जगह पे 2 लिख दो, y3 इज इक्वल टू 9, तो y3 की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 9 माइनस 2, y3 आ गया 7, y3 आ गया, y3 आ गया, क्या दिक्कत है, y3 आ चुका है, मुबारक हो। कहां डालो, अगर मैं इस इक्वेशन में डाल दूं y3 आ चुका है, तो y1 निकल जाएगा, y1 y3 6 है, गिवन है y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 6, तो y1 y3 की वैल्यू 7 डाल दो, तो y1 की वैल्यू आ गई -1, y1 भी आ गया, y1 भी आ गया, y1 आ गया, y3 आ गया, y1 आ गया, y3 आ गया, यही डाल दो, इसी इक्वेशन में डाल दो, तो y2 आ जाएगा, किसी में भी डाल दो, ये लो, इसमें नहीं डालना, इसमें डाल दो, देखो इसमें डाल दो, y1 हमें क्या चाहिए, y1 y3 आ चुका, y2 चाहिए ना, देखो y2 किसमें है, y2 इसमें भी है, y2 इसमें भी है, चाहे इसमें प्लॉट कर दो वैल्यू, चाहे इसमें प्लॉट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। y2 प्लस y3 10 था, पुट y2 प्लस y3 10 था, y2 की वैल्यू, y3 की वैल्यू 7 थी, यहां 7 डाल दो, पुट y3 इक्वल टू 7, तो y2 प्लस 7 इज इक्वल टू 10, तो y2 की वैल्यू कितनी आ गई 3, सारी वैल्यूज आ गई, सारी वैल्यूज आ गई। देखो a क्या था x1 y1, तो a मेरा क्या आ गया, a था x1 y1, तो a कितना आ गया बताओ मुझे, ढूंढ के बताओ, a1 x1 y1, x1 -1 -1 खत्म। b था x2 y2, कहां है x2, x2 ये रहा x2, ये रहा y2, 11,3। c क्या है, c था x3 y3, क्या पॉइंट आ गया, x3 y3 1 और 7, बहुत ही फैबुलस क्वेश्चन है भाई, मतलब इस क्वेश्चन ने आग लगा रखी है, लंबा लग रहा होगा, लंबा चौड़ा आपको लग रहा होगा भाई, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, मिड पॉइंट से ही होगा, मिड पॉइंट्स लगाओ आंसर, ठीक है। 14th क्वेश्चन बिल्कुल बेकार सा है, कुछ नहीं है, और 15th भी और 16th भी। 14th क्वेश्चन मैं आपको 1 मिनट में करवा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, 1 मिनट तो नहीं, टाइम तो लगेगा। एक देखो क्या लिखा, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स, एक सिटी की 2 मेन रोड है, व्हिच क्रॉसेस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, जो बीचों बीच सिटी के अंदर जाती है, बीचों बीच। These two roads are along the north-south direction and east-west direction। देखो मैं आपको पहले बता दूं, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट और ये होता है ईस्ट, ठीक है। All the other streets, दो तो मेन रोड है, बाकी सब स्ट्रीट्स है। All the other streets of the city run parallel to these road, बाकी की जो चीजें स्ट्रीट्स है, दो मेन रोड है, बाकी सब स्ट्रीट्स है, वो 200 मीटर अपार्ट है, 200 मीटर के गैप पे। देयर आर 10 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, 10 स्ट्रीट्स है ईच डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में 10 तो दूसरी डायरेक्शन में भी 10। यूजिंग 1 सेंटीमीटर दिस एक मॉडल बनाओ अपनी नोटबुक में रोड और स्ट्रीट का बाय सिंगल लाइन। बेटा हो गया ये लो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये जो मैंने आपको डार्क करके दिखाया ये वाला, ये आपकी है मेन रोड्स, ये मेन रोड्स। अब हमारे पास क्या है, टोटल उसने कितनी बोली थी 10, ठीक है ना, 10 है, मतलब ऐसे भी 10 है, ऐसे और ऐसे भी 10 है जो स्ट्रीट्स है। तो स्ट्रीट्स को मैं दूसरे कलर से बना देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। स्ट्रीट्स मतलब ये मान लो बीच की रोड है, तो 5 नंबर की ले लेते हैं इसे, तो ये हो गया आपकी 6, ये हो गई 7, 8, 9,
और ये हो गई 10। तो यहाँ पे आ गई 4, ये हो गई 3, ये हो गई 2 और ये हो गई 1। ये आपने उसने बोला है कि टोटल ये जो आपको येलो कलर दिख रहा है ये मेन रोड है नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट में, और बाकी टोटल 10 पैरेलल्स आपको स्ट्रीट बनानी थी, ऐसे भी और ऐसे भी। तो अब ऐसे बनानी है तो इसका कलर भी चेंज कर देते। कितनी हो गई है? तो ये आपकी 5वें नंबर की ले लेते हैं। तो यहां से आ गया 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो ये लिख देते हैं 4 3 2 1, और यहां से आ गया आपका 6 7 8 9 और ये आपको भी 10। लो जी, सब कुछ वो बन गया, सब कुछ बन गया, बन गई स्ट्रीट से। क्या दिक्कत आई है? कोई दिक्कत नहीं है, बेकार क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये जो आपको दिख रही है ये वाली डार्क, ये आपकी है मेन रोड, ये आपकी मेन रोड है, ये वाली मेन रोड है। येलो कलर मैं लिख देता हूं, येलो मेन रोड है, और रेड और ग्रीन जो है वो 10 स्ट्रीट्स है, 10 स्ट्रीट्स है, बस 10 स्ट्रीट्स है, खत्म खत्म। और 1 सेंटीमीटर जो है 200 मीटर के इक्वल है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बस ये थोड़ा सा सफाई से कर देना, मैं इसको सफाई कर देता हूँ थोड़ा सा जैसे ये बाहर को निकल रहा है, थोड़ा सा ये ऐसे, ये बस सफाई करनी है थोड़ी सी, आप देख लेना अपने हिसाब से, और तो कुछ चाहिए नहीं। ये लो खत्म, क्या क्या खत्म, ये लो हो गया भाई, हो गया, खत्म खत्म भैया, खत्म खत्म। अब क्या बोल रहे हैं? पहला खत्म। देयर आर स्ट्रीट्स इंटरसेक्शन इन द मॉडल, स्ट्रीट्स आपस में एक दूसरे को कट कर रही है, वो तो हमें दिख ही नहीं आपस में काट रही है। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रीट, ऑब्वियस है, एक स्ट्रीट इधर जा रही है, एक स्ट्रीट इधर जा रही है, तो आपस में कटिंग तो हुई ही है। तो कह रहा है कि बस यहां आ जाओ सीधा, कह रहा है हाउ मेनी स्ट्रीट्स इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3। 4 3 पॉइंट पे कितनी स्ट्रीट्स कट कर रही है? देखो 4 4, x का मतलब 4, x का 4 कैसे बनेगा? पहला नंबर है 4 3, ए पॉइंट में दे रखा 4 3, यानी कि x का 4 और y का 3। देखो x का 4 कहां होगा? ये 4th नंबर की स्ट्रीट है, ये x को डिनोट करेगा ना, ऐसे x को डिनोट करते हैं। तो ये 4 और 3 नंबर आ रहा है यहां से, ये देखो, ये रहा x का 4 y का 3। कितनी जगह पे कट कर रहा है इसका? एक जगह पे तो कट करेगा, 4 और 3। ये x की 4 है, 4 3 2 1 5 6 7 8 9 10, ये रहा 4 और ये रहा 3। तो कहां कट करेगा? ओनली वन इंटरसेक्शन, एक इंटरसेक्शन है। और बी क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है 3, 4 कितनी जगह पे कट करेगा? x का 3 जा रहा है और y का 4, ये रहा y का 4, ये कहां कट करेगा? 3 और 4 भी एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो ओनली वन इंटरसेक्शन, हाँ 3 और 4 एक ही जगह पे कट करेगा, 3 जा रहा है 4 यहां से मिल रहा है, तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, टफ तो था ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब आपका बचा 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। A computer graphics program display images on a rectangular screen whose coordinate system as the origin and the bottom left corner। एक ग्राफ बना लेते हैं, एक ग्राफ ले लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, कुछ ग्राफ बोल रहा है और बोल रहा है एक स्क्रीन है, मतलब एक आपकी कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम डिस्प्ले इमेजेस ऑन अ रेक्टेंगुलर स्क्रीन, को एक रेक्टेंगुलर स्क्रीन है, उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम है ओरिजिन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। तो ये तो होता है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, तो ये होता है बॉटम और लेफ्ट, ग्राफ का बॉटम और लेफ्ट यही होता है। द स्क्रीन हैज 800 पिक्सल वाइड, ये 800 पिक्सल चौड़ी है और 600 पिक्सल इसकी हाइट है। तो 800 मतलब हो गया, यहां पे ले लो 100 200 300 400 500 600 700 और ये वाला पॉइंट आ गया 800, ये हो गया 800 और 600 पिक्सल है 100 200 300 400 500 और 600। तो ये आपकी स्क्रीन बना दी मैंने, बाकी सब हटा दो, इधर से ये भी हटा दो, ये लो, और ये ऊपर वाला भी हटा दो, ये आपकी स्क्रीन बन गई। आपके पास एक स्क्रीन आ गई, 800 ऐसे है और 600 ऐसे। पिक्सल्स का मतलब होता है, मतलब पिक्सल्स मतलब होता है कैमरे की क्वालिटी को कहते हैं, ठीक है ना।
800 पिक्सेल्स वाइड, 600 पिक्सेल्स हाई रेजोल्यूशंस होते हैं। अब कह रहा है अ सर्कुलर आइकॉन है, एक सर्कल बनाना है 80 पिक्सेल्स का। इस ड्रॉन 80 पिक्सल का एक रेडियस है, 80 पिक्सल लेके रेडियस लेके सर्कल बनाना है। इस ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट 0,150। कह रहा है 100,150 पे जाओ। ये रहा 100 और ये रहा 150। ये आ गया आपका 100,150। दिस इज 100,150। एक बात बताओ, यहां पे लिखा है 100 और यहां से 150। 80 सेंटीमीटर का एक सर्कल लेना है, 80 रेडियस का एक सर्कल लेना है, तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। क्या वो सर्कल इसको टच करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 100 है। ध्यान से सुनना, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 150 है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 100 है, और जो रेडियस है वो है 80। तो जब 80 इसको टच ही नहीं करेगा, समझ रहे हो? ये यहां से लेके यहां तक, देख रहे हो? दिस इज 100, तो दिस इज 100, दिस इज 150, y इज 150, तो दिस इज 150। तो इसका मतलब है अगर मैं 80 का एक सर्कल बनाऊंगा तो कभी भी हमारे एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है, याद रखना। और एक और सर्कल बनाओ जिसका रेडियस 100 है, लेकिन जिसका सेंटर 250 और 230 है। ये देखो 250 250 250 230, ये है 250 और 230 का सेंटर लिया आपने, कंपास बनाई, यहां पे एक सर्कल बनाया और वो सर्कल था 100 का। ये बन गया 100 का सर्कल। ये सर्कल 100 का है, ये वाला सर्कल 80 का है। क्या पूछ रहा है आपसे? Whether any part of either circle lie outside the screen। यार सीधी बात है, वो तो हमें दिख ही रहा है आपके अंदर कि ये जो आपको डिस्टेंस है वो सिर्फ 80 है, तो सर्कल के बाहर जाएगा, इस पिक्सेल्स ग्राफिक के बाहर नहीं जाने वाला। और ये 100 है, ये भी बाहर नहीं जाएगा। तो आपने सिर्फ इंग्लिश लिखनी है कि नो नीदर पार्ट लाई आउटसाइड द स्क्रीन। कोई भी पार्ट स्क्रीन के बाहर नहीं जाएगा। Whether any part of either circle lie outside the screen? No, क्योंकि वैसे भी उनका रेडियस जो है वो लेस देन है। रेडियस 80 बहुत कम है और 100 बहुत कम है, लेकिन यहाँ का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। रेडियस इज लेस देन डिस्टेंस कह सकते हो, बट उसने रीजन नहीं मांगा तो आप सीधा लिखो नो। दूसरा पार्ट, whether the two circle intersect each other? Yes, they intersect। वो हमें दिख ही रहे हैं ग्राफ के अंदर। Yes, they intersect। And the last question of the chapter, plot the point this in the coordinate plane। एक coordinate plane में रफली बना देता हूं। यहीं पर यहाँ पे ले लेते हैं हम 1, यहाँ पे ले लेते हैं 2, यहाँ पे ले लेते हैं 1 -1, यहाँ पे ले लेते हैं -2, यहाँ पे ले लेते हैं 1, यहाँ ले लेते हैं 2, यहाँ ले लेते हैं -1, यहाँ ले लेते हैं -2। 2, 1, x का 2, y का 1, b -1, 2 सबको प्लॉट करना आ चुका है। -2 -1 सी पॉइंट और 1, -2 पूछ रहा है। ये जो आपको दिख रहा है क्या ये स्क्वायर है? इज इट अ स्क्वायर? क्या ये स्क्वायर है? ये पूछ रहा है बस आपसे। पहले प्लॉट कर दिया क्या एबीसीडी स्क्वायर है, तो बेटा स्क्वायर कैसे प्रूव होगा? ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे पहले लिख दूं कंडीशंस। इससे पहले वाले पेज पे चलते हैं, तुम्हारे को पहले लिखवा देते हैं कंडीशंस। कंडीशन पहले, अगर वो पूछता है स्क्वायर की कंडीशन, सपोज एक फिगर ले लेते हैं एबीसीडी। अगर वो आपसे पूछता है ये स्क्वायर है तो इसकी कंडीशन होती है ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरी, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। कैसे? मतलब AB जो होगा वो BC के इक्वल आएगा, AB जो होगा वो BC के इक्वल आएगा, BC CD के इक्वल आएगा, CD DA के इक्वल आएगा। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। और डायगोनल्स मतलब होते हैं AC। जो AC होगा वो BD के इक्वल आएगा, वो भी निकाल के देखना पड़ेगा। सारी साइड्स इक्वल आएगी और डायगोनल्स इक्वल आएंगे तो कहलाता है स्क्वायर। लेकिन अगर रोम्बस पूछ लिया उसने कभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे, रोम्बस की भी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है लेकिन डायगोनल्स आर अनइक्वल। डायगोनल्स आर अनइक्वल इसका मतलब है AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD और CD इक्वल टू DA। सारी साइड्स तो इक्वल आएगी, जैसे 5 5 5 5।
तो पता नहीं चलेगा ना, अगर साइड्स निकालोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि स्क्वायर है कि रोम्बस, तो आपको डायगोनल निकालने पड़ेंगे। लेकिन जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल, ये और ये डायगोनल अनइक्वल होते हैं, यानी कि जो इसमें AC होता है इसमें BD के इक्वल होता है, इसमें BD के इक्वल नहीं होता। तीसरा आपसे पेपर में पैरेललोग्राम भी पूछ सकते हैं। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ऐसे एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल देखो, इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो कैसे पता चलेगा कौन है ना? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड का मतलब हो गया AB CD के इक्वल आ जाएगी और BC AD के इक्वल आ जाएगी। सेम इसमें भी यही हरकत होगी, यहां पे भी इक्वल आ जाएगी, समझ गए ना? तो अपोजिट साइड तो इक्वल पैरेललोग्राम में भी होती है, रेक्टेंगल में भी होती है, तो पता कैसे चलेगा? वो डायगोनल्स बताएंगे। देखो अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए, AC और BD, AC इक्वल्स टू BD आ गया तो रेक्टेंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल। लेकिन अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आए, AC इज नॉट इक्वल टू BD, तो ये हो जाएगा आपका पैरेललोग्राम, डायगोनल्स अनइक्वल। यहां पे डायगोनल्स इक्वल। ये सब कंडीशन है जो आपको याद करनी पड़ेगी पेपर के टाइम से पहले, ठीक है? मैंने एक शॉर्टकट सिखा रखा है बच्चों को और उसका नाम है SRK, शाहरुख खान। SRK होता है ना, S का मतलब यहाँ पे स्क्वायर है और R का मतलब है रेक्टेंगल। देखो बचपन से बच्चों को पता है कि स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती है, रोम्बस की साइड्स इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, सबको पता है। बस प्रॉब्लम आती है डायगोनल्स के अंदर। तो बेटा सबसे बढ़िया क्या है? स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। बस प्रॉब्लम है इनके डायगोनल्स में कि कौन होगा। तो देखो SRK का K काट दो, यहां पे लिख दो D, SRD स्क्वायर और रोम्बस, नहीं स्क्वायर और रेक्टेंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बस ये याद कर लो। SRD स्क्वायर और रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो अगर डायगोनल इक्वल आ गया तो स्क्वायर होगा, और अगर रेक्टेंगल के भी आ गए तो इक्वल होंगे डायगोनल्स। शॉर्ट में बता रहा हूं मैं थोड़ा, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है, तो आप ये कॉन्सेप्ट्स को याद करो, ये ज्यादा अच्छा है। आपने एक आपके पास दे रखा होगा, एक कोई भी कोऑर्डिनेटर दे रखा होगा, आप सारी साइड्स निकालोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि स्क्वायर है कि रोम्बस है, स्क्वायर है या रोम्बस। तो याद करना SRD, S का मतलब है स्क्वायर, तो स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो डायगोनल्स निकाल के देख लेना इक्वल है कि नहीं है, ठीक है? एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये स्क्वायर है, तो आपको बस एक ही फॉर्मूला आता है भी, और वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले आप AB निकाल दो, AB -1 -2 का स्क्वायर और 2 -1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला सबको लगाना आता है भाई, ठीक है? -1 -2 -9 -3 का स्क्वायर 9 और 1 √10। फिर आप AB के बाद BC निकालोगे, AB पॉइंट थे 2,1, B के पॉइंट है -1, 2, C के पॉइंट है -2, -1 और D के पॉइंट है 1, -2। चारों निकालोगे और BC निकालोगे। B और C देखो -2 + 1 का स्क्वायर, -1 -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। बेटा ये भी √10 आ रहा है, चेक कर लो। फिर आप CD निकालोगे, C और D 1 + 2 -2 + 1, चेक करो ये भी √10 आ रहा है। फिर आप CD के बाद AD निकालोगे, ये रहा D और ये रहा A, चाहो तो आप यहां से निकाल लो, ये रहा D और ये रहा A, जैसे मर्जी कर लो। डिस्टेंस फॉर्मूला खुद निकालना, इसको मत देखना प्लीज, इसको मत देखना, खुद निकालना, ठीक है? खुद निकालो, क्योंकि वी आर ऑन द लास्ट क्वेश्चन यार। अगर आपको अभी भी नहीं निकालना आएगा तो आप फंसे हुए हो इसका। दिस इज √10, ऑल साइड्स आर इक्वल। सारी साइडें इक्वल होने का क्या मतलब है? ये स्क्वायर भी हो सकता है और ये रोम्बस भी हो सकता है, बट हमें प्रूव करना है स्क्वायर है, तो हमें डायगोनल्स निकालने होंगे। नाउ चेक डायगोनल्स। डायगोनल्स कौन से होते हैं? एक ये रहा BD, सिर्फ BD को निकालो, BD को, ये D 1 + 1, 1 + 1 का स्क्वायर, -2 -2 का स्क्वायर, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, -2 -2 -4 का स्क्वायर इज 16, दिस इज √20। दूसरा डायगोनल क्या होगा हमारा? AC।
बेटा खुद निकालो, मेरी रिक्वेस्ट है, बस चेक करो आंसर। AC, A और C, 2 + 2 का स्क्वायर और 1 + 1 का स्क्वायर, खुद निकालो, आप कर चुके हो, बहुत सारी वीडियोस क्वेश्चन कर चुके हो। दिस इज अगेन √20। डायगोनल्स आर इक्वल, diagonals are equal, sides are equal and diagonals are equal, so ABCD is a square। ABCD क्या होगा? Square। And the last part, what is the area of square? बेटा ये साइड आई है √10, ये भी साइड आई है √10, ये भी साइड आई है √10, ये भी साइड आई है √10, तो what is the area of square? बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी आ चुकी है? √10। साइड कितनी आ चुकी है? √10। तो √10 का स्क्वायर कह दो, या आप ये भी कह सकते थे ना, साइड इनटू साइड भी कहते हो बचपन से, या साइड स्क्वायर कहते हो, आपकी मर्जी है। तो √10 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है, आंसर इज 10 स्क्वायर यूनिट्स। Kindly note it down and I request ये सारी चीजें खुद प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। थैंक यू वेरी मच।